ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का, और आपके कम्युनिटी मेडिसिन में भी आता है, कभी कभी आ जाता है, पूछ लेते हैं प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो इंट्रोडक्शन क्या है? पीएम इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज इन फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, एक तरीके का ये टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन ही है, ठीक है ना। यहाँ पे किसका डेफिशिएंसी होगा? प्रोटीन्स का और कैलोरीज का डेफिशिएंसी होगा इन फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरीज का डेफिशिएंसी होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखो, इसमें बहुत सारे तरीके से क्लासिफिकेशन, एक ग्लूकोमीज क्लासिफिकेशन होता है, एक बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, सीवियर आईएपी क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन हम लोग जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात करूँगा, राइट। तो ये किस यहाँ पे देखो, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होता क्यों है? क्योंकि प्रोटीन्स का डेफिशिएंसी हो जाए या कैलोरीज का डेफिशिएंसी हो जाए इन फूड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दो तरीके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक क्वाशियोरकर होता है, मरासमस होता है। तुमने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, अगर तुम अपने 9th 10th 11th 12th की भी बायोलॉजी किताब होगी तो उसमें भी क्वाशियोरकर और मरासमस का जिक्र होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिना पढ़े तुम एमबीबीएस में आ गए, ठीक है। क्वाशियोरकर और मरासमस, राइट, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्वाशियोरकर और मरासमस को याद करने का मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो बने रहना मेरे साथ। तो क्वाशियोरकर को तुम याद कर सकते हो किस हिसाब से? क्वाशियोरकर और मरासमस को याद कर लो जैसे कि तुम अपनी क्लास में किसी बंदे को इमेजिन कर लो, राइट, ठीक है ना। तो मेरी क्लास में एक बंदा है, ठीक है, तो उसका नाम मैं नहीं लूँगा ऑब्वियसली, तुमने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी नाम नहीं लूँगा। और मरासमस के लिए भी मैंने एक दूसरे बंदे को इमेजिन कर लिया, राइट। तो उसको क्या होता है, क्वाशियोरकर वाला बंदा जो है बहुत ही मोटा है, लेथार्जिक है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब अजीब सा बंदा है, नहाता नहीं है, ठीक है ना, जो भी करता है, जो भी इडीमा है, ठीक है, ग्रोथ फेलियर भी है, ठीक है, प्रोटीन वोटीन भी कम खाता है, तो इस तरीके से का बंदा है, ठीक है ना। और दूसरा मरासमस वाला है, एकदम पतला सा है, इरिटेबल टाइप का, इरिटेट करता रहता है सबको, ठीक है ना। एंड ही इज़ ऑलवेज इरिटेबल, उसका चेहरा एकदम देखोगे बंदर के जैसा चेहरा है, ठीक है ना। तो इमेजिन करके याद करो, अपने क्लास में दो बच्चों को इमेजिन करो, एक मोटा बच्चा एक पतला बच्चा, हर क्लास में होते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से याद करो तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाशियोरकर वाला बंदा क्या है, तो उसमें देखो क्या, क्वाशियोरकर वाले बंदे में क्या होगी? प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है ना। और मरासमस वाले बंदे में क्या होगी? कैलोरीज की डिफिशियंसी होगी। अब क्यों 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 सुनो, क्या होता है बेसिकली, मरासमस वाला बंदा जो होता है पतला क्यों होता है? क्योंकि उसको कैलोरीज ही कम मिल रही हैं। और क्वाशियोरकर वाले में भाई कैलोरीज तो हैं, एडिक्वेट कैलोरीज है, बंदा दिखेगा मोटा, लेकिन उसको दिक्कत किसकी है? प्रोटीन की दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन डिफिशियंसी किसकी? प्रोटीन की, इधर कैलोरीज की। क्वाशियोरकर में जनरल कंडीशन पहले तो देखोगे क्या है जनरल कंडीशन? डल, एपेथेटिक, डिसइंटरेस्ट, ठीक है ना। बंदा क्या है? मोटा है, डल रहेगा, एपेथेटिक रहेगा, और डिसइंटरेस्ट, हर चीज़ में डिसइंटरेस्ट रहेगा, वो सोएगा दिन भर, डल रहेगा, एपेथेटिक रहेगा, ठीक है, डिसइंटरेस्ट, उसका हर चीज़ में डिसइंटरेस्ट होगा। वो कहेगा, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भाई साहब चलोगे बाहर, तो कहेगा नहीं यार कहाँ जाओगे, डल रहेगा एकदम, नॉट एपेथेटिक रहेगा सबके लिए। लेकिन अगर मैं मरासमस वाले बंदे की बात करूँ तो एकदम अलर्ट रहेगा, इरिटेबल रहेगा, बंदा इरिटेट करता रहेगा, अलर्ट रहेगा हमेशा, ठीक है ना, इरिटेबल टाइप का रहेगा, कि उसको कहीं ले जाने को पूछोगे भी नहीं, उसको ले जाने के लिए वो इरिटेट करता रहेगा, ठीक है ना। क्वाशियोरकर में फेसिस कैसे होते हैं? फेसिस में रहेगा, बंदे का मोटा है तो ऑब्वियसली मून शेप उसका फेसिस रहेगा, मून के जैसा, चांद की जैसा गोल चेहरा, ठीक है ना। और अगर मरासमस की मैं वही बात करूँ तो मंकी फेस रहेगा, मतलब बंदर के जैसा चेहरा, ठीक है। क्वाशियोरकर में भाई अभी क्या है, दिक्कत क्या है कि मोटा है, नहाता नहीं है तो लस्टरलेस हो जाएगी, ठीक है ना। फ्लैग साइन मिलेगी, स्पार्स, लस्टरलेस, नहाएगा नहीं तो लस्टरलेस बाल तो हो जाएंगे, स्पार्स होगा एकदम बाल, फ्लैग साइन रहेंगे। और मरासमस में थिन बच्चा है, मतलब कि थिन तो बंदा खुद ही थिन हो जाता है तो बाल भी थिन हो जाएंगे, थिन रहेगा और सिल्की टेक्सचर रहेगा, थिन सिल्की टेक्सचर, और यहाँ पे क्या रहेगा? लस्टरलेस, स्पार्स, फ्लैग साइन रहेगी, ठीक। क्वाशियोरकर में देखो बंदा नहाता नहीं है तो उसका जो स्किन में फ्लैंक पेन डर्माटोसिस रहेगा, और मरासमस वाले को कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरह के फ्लैंक पेन डर्माटोसिस किसको डेवलप होगा? क्वाशियोरकर वाले बंदे को। क्वाशियोरकर वाले बंदे को ही लिवर एनलार्ज में मेंटल चेंजेस प्रेजेंट रहेंगे। जो मेरे यहाँ पे जो क्वाशियोरकर वाला बंदा जिसको मैंने इमेजिन किया है, वो बंदा बहुत तेज़ है पढ़ने में, ठीक है, बंदा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसको मेंटल चेंजेस प्रेजेंट है, मतलब वो मेंटली अच्छा है, ठीक है। मेंटल चेंजेस मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है उसका मतलब ये है कि वो डिटोरिएट कर जा रहा है। लेकिन मैंने मेंटल चेंजेस याद करने के लिए कि मेंटली कि उसको चेंजेस होंगे तो उसको मैं मतलब कि उस तरीके से याद किया है यार, जस्ट अपोजिट में वे में मैंने याद किया है। मेंटल चेंजेस मतलब डिटोरिएट करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेंटल चेंजेस उसके मतलब कि होंगे,
क्वाशियोरकर वाले केस में, मरासमस में नहीं होंगे, ठीक है ना। लिवर इन्लार्जमेंट क्वाशियोरकर में होगी, मरासमस में नहीं होगी, ठीक है ना। फैट रिटेन रहेगा, ठीक है, फैट है, मैं बोला ही था मोटा बंदा है तो फैट रिटेन रहेगा, यहाँ पे लॉस है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट रहेगा, राइट। मसल वेस्टिंग जो यहाँ पे है मास्ट हो जाएगी। अब ये इसका क्या मतलब है, बंदे के फैट के नीचे जो मसल है वो मतलब कि हिडन, एक तरह से हिडन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो मसल वेस्टिंग रहेगी वो उसमें मास्ट हो जाएगी, कि मसल वेस्टिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो मरासमस है उसमें ऑब्वियसली तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई मसल वेस्टिंग है। इडीमा ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा इसमें, ठीक है, क्वाशियोरकर वाले में प्रोटीन नहीं है, ठीक है, इडीमा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वही मरासमस में इडीमा नहीं होगा, ठीक है ना, इडीमा एब्सेंट। ग्रोथ फेलियर मॉडरेट होगा क्वाशियोरकर में, मॉडरेट ग्रोथ फेलियर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। जो हम मेरे क्लास में जो मोटा बच्चा है वो उसका जो ग्रोथ है वो मॉडरेट ग्रोथ है, ठीक है, ठीक ठाक है उसकी हाइट, ठीक मॉडरेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं, मॉडरेट ग्रोथ के लिए। जो मरासमस वाला बंदा है वो छोटा सा है हाइट का, ठीक है ना, और बहुत ही इरिटेबल टाइप है, तो सीवियर ग्रोथ फेलियर है उस बंदे को। एपेटाइट क्या है, एपेटाइट उसका जैसे क्वाशियोरकर वाले बंदे का जो एपेटाइट होगा वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है ना, तो वो कम ही खाएगा। और जो मरासमस वाला बंदा है उसकी एपेटाइट ज़्यादा होगी, ठीक। प्रोग्नोसिस क्वाशियोरकर वाले का, तुम क्वाशियोरकर वाले बच्चे को नहीं तुम प्रोग्नोसिस अच्छे बना पाओगे, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो ठीक है, जब उसके तुम्हें तो चलो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बंदे को क्वाशियोरकर हो सकता है। तो मूड फेसिस देखो, स्पार्स हेयर साइन, फैक्ट साइन देखोगे, लिवर इन्लार्जमेंट देखो, मेंटल चेंजेस समझ में आ जाएगा तुम्हें कि हाँ इसको है। इडीमा देख के तुम्हें समझ में आएगा क्वाशियोरकर है। लेकिन परिवार को नहीं समझ आएगा ना, परिवार को लगेगा अरे बच्चा तो मोटा है, ठीक है ना, और मतलब बच्चा मोटा ताज़ा है अपना, ठीक है ना, एकदम मस्त बंदा है, लेकिन क्वाशियोरकर है उनको समझ नहीं आया, इसलिए प्रोग्नोसिस की थोड़ी ख़राब हो जाती है। मरासमस वाले की प्रोग्नोसिस तो समझ में आएगी क्योंकि तुरंत परिवार जो है भागा जाए, डॉक्टर साहब देखो इसको, ये खाता पीता है नहीं, मतलब कि ये एकदम पतला सा हो गया है, मरा सा बच्चा लगता है, तो मरासमस का केस है, राइट। सीरम प्रोटीन जो है इसमें रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि अंडरलाइंग डेफिशिएंसी प्रोटीन की है, मरासमस में ऐसा नॉर्मल रहेगा। सीरम कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे जो है क्वाशियोरकर में कम हो जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। यूरिनरी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन देखो प्रोटीन कम खा रहा है तो रिड्यूस होगा, लेकिन यूरिनरी नाइट्रोजन जो है मरासमस के केस में ज़्यादा होता है, रेस हो जाता है, ठीक। तो ये बात रही क्वाशियोरकर और मरासमस में डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी के कॉजेज़ के बारे में कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं मरासमस के। तो एक वही मैंने बताया था कि न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है कि फूड ही कम खा रहे हो, ठीक है, न्यूट्रिशनल फैक्टर में फूड कम है, लो क्वालिटी फूड खा रहे हो। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जैसे इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलसेंस में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, तुम अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो खाने को, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है कोई भी कारण से, जैसे इन्फेस्टेशंस कुछ हो गए, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तुम्हारा अब्जॉर्प्शन कम हो गया और यूटिलाइजेशन कम हो गया। एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन का और कैलोरी का एक्सेसिव लॉस हो गया ड्यू टू वॉमिटिंग एंड डायरिया। वॉमिटिंग बच्चा बार तुम कुछ भी दे रहे हो वॉमिट कर दे रहा है या डायरिया निकाल दे रहा है, तो एक्सेसिव लॉस हो गया किसका, प्रोटीन एंड कैलोरी का। इन्फेक्शियस फैक्टर्स क्या क्या है, विशियस साइकिल विद माल न्यूट्रिशन। तो इन्फेक्शियस देखो माल न्यूट्रिशन हुआ, उसमें फिर इन्फेक्शन हुआ, तो विशियस साइकिल विद माल न्यूट्रिशन हो गया। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, सोशल फैक्टर्स में हो गया, पॉवर्टी में है बंदा कि मतलब खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग हैं कि खाना बट भी रहा है तो बच्चे को प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। इलिटरेसी इग्नोरेंस, ठीक है ना, मान लो कि परिवार के लोग इलिटरेट, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा बच्चे का मतलब कि क्वाशियोरकर डेवलप हुआ है, तो उसके कारण से भी सोशल फैक्टर्स के कारण कि कितना उनने क्या कर रहे हैं, वो खाली कैलोरीज ही देते जा रहे हैं, प्रोटीन्स दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हो सकता है। इग्नोर कर दिया बच्चे को, नहीं इतने ज़्यादा परिवार में बच्चे हैं कि सबको देखते देखते, ठीक है ना, इग्नोर हो गया वो बच्चा, मान लो छोटा सा बच्चा है वो इग्नोर हो गया, उसके फीड्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि लार्ज फैमिली साइज वही बताया, ओवर क्राउडिंग, पुअर मैटरनल हेल्थ पुअर है तो अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाएगी। लैक्टेशन फेलियर है, फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर वीनिंग नहीं कराई हमने, 6 महीने हमने वीनिंग करानी चाहिए थी लेकिन हमने जल्दी प्रॉपर वीनिंग करा दी। फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिए, मतलब कुछ भी करवा रहे हैं बच्चे, शहद चटा दे रहे हैं, ये करवा दे रहे हैं, वो करवा दे रहे हैं, वो सब करवा दे रहे हैं। लैक्टेशन फेलियर है, ठीक है, बंदे का, ठीक है, सोशल फैक्टर्स में हो गए। फूड कुकिंग प्रैक्टिस, कल्चरल एंड बिलीव्स, फूड कुकिंग प्रैक्टिस कुछ अलग अजीब सी हैं वहाँ की, ठीक है ना, कहीं खाना ढंग से नहीं कुक करते या कुछ भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर द चाइल्ड, राइट। और कल्चरल बिलीव्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि हाँ इसको नहीं करना चाहिए हमने। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीवीआईटी के अकॉर्डिंग में कुछ क्लासिफिकेशंस है, तो याद कर लो, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो माइल्ड में क्या होगा, वेट लेस देन 3rd परसेंटाइल फॉर देयर एज बट above -3 स्टैंडर्ड डेविएशन।
3rd परसेंटाइल से जो है तुम्हारा वेट जो है वेट फॉर एज कम होगा। वेट इज़ लेस देन 3rd परसेंटाइल ऑफ फॉर देयर एज, ठीक है ना। वेट लेस देन 3rd परसेंटाइल फॉर देयर एज बट मोर देन -3 स्टैंडर्ड डिवीजन। और ग्रोथ कर्व जो इसका फ्लैट है 10 to पॉइंट डाउनवर्ड्स। ग्रोथ कर्व तो इसका फ्लैट रहेगा लेकिन एकदम हल्का सा झुका हुआ रहेगा 10 to पॉइंट डाउनवर्ड्स। मॉडरेट पीएम में क्या है, वेट आर इक्वल टू और बिलो द -3 स्टैंडर्ड डिवीजन बट अबव -4 स्टैंडर्ड डिवीजन। वेट जो है इसका इक्वल रहेगा या उससे नीचे रहेगा -3 स्टैंडर्ड डिवीजन के, लेकिन हमेशा ऊपर रहेगा -4 स्टैंडर्ड डिवीजन से। मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में भी इडीमा, स्किन और हेयर चेंजेस नहीं आए हैं। अलर्ट एंड एपेटाइट इज नॉर्मल, अलर्ट बच्चा है और एपेटाइट अभी भी नॉर्मल है, ठीक है ना। नो इडीमा, स्किन चेंजेस एंड हेयर चेंजेस अभी नहीं आए हैं, ठीक है ना। सीवियर प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, वेट और इक्वल टू और बिलो द -4 स्टैंडर्ड डिवीजन। अभी क्या है सीवियर वाले में -4 स्टैंडर्ड डिवीजन से नीचे चला गया, मरास्मस एंड क्वाशियोर अभी डेवलप हो गया। असेसमेंट कैसे करोगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, कैसे असेस करोगे कि हाँ इस बंदे को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। तो पहले तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर लो। न्यूट्रिशनल असेसमेंट से तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई, अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट के भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब कम्युनिटी मेडिसिन वाले पढ़ाएंगे तुम्हें ढंग से, ठीक है ना। कि 24 आवर्स रिकॉल मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तुम क्या जाते हो, कच्ची रोटी लेते हो, पकी हुई रोटी लेते हो, बहुत ही वाहियात सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। ये सब देखो, ये सब काम उन्हें करना चाहिए जो मतलब जो इन सब कामों के लिए बना हुआ है, ठीक है। डॉक्टर्स को ये सब काम शोभा नहीं देते कि आपके घर में कितनी लैट्रिन है, पूछने में भी बहुत अजीब लगता है, ठीक है ना। डॉक्टर्स को ये सब काम शोभा नहीं करते। हाँ, अगर तुम कम्युनिटी मेडिसिन ले लो तो बायोस्टैट्स का काम तुम्हें सूट करता है कि हाँ बायोस्टैट्स कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, किसी एरिया में एपिडेमियोलॉजी पता कर रहे हो, तो कम्युनिटी मेडिसिन में आई गेस यही सब चैप्टर्स होने चाहिए, एएनसी, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट्स, राइट। और ये सब फालतू के जो जितने चैप्टर हैं, ये सब कितना मतलब कि वो है आपका घर में कितने टॉयलेट हैं, अब ये सब सर्वे वालों को करने दो ना। जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको ये सब थोड़ी नहीं सिखाना है कि आपके घर में कितने टॉयलेट हैं, लैट्रिन कितने हैं, गाय कितने दूर बंधी हुई है, वेल कैसा है, साफ़ पानी पीते हो, खराब पानी पीते हो, ये सब नहीं पूछना चाहिए, शोभा नहीं देता, ठीक है ना। ऑब्वियसली कम्युनिटी मेडिसिन का मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनने गजब के रिसर्चर्स हैं। एम्स न्यू दिल्ली में सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट अगर मैं कहूँ कि हाँ है तो वो है कम्युनिटी मेडिसिन का, गजब की बायो स्टैट्स रिसर्च है। और कोरोना में उन्होंने वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स को हिला दिया था, ठीक है ना। तो कम्युनिटी मेडिसिन आई गेस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है जब उसको मतलब कि ओरिएंटेड थोड़ा सब्जेक्ट बनाए कि बायो स्टैट्स इसमें ज़्यादा अप्लाई करे, एपिडेमियोलॉजी ज़्यादा अप्लाई करे, रादर देन लर्निंग अबाउट मतलब कि फालतू की चीज़ों के बारे में हमें याद करवाया जाता था कम्युनिटी मेडिसिन में। खैर, न्यूट्रिशन असेसमेंट हिस्ट्री लोगे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स लोगे कि कहाँ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। 24 आवर रिस्पेक्टिव डाइटरी रिकॉल, वही बताया जाए डाइटरी मेथड, 24 आवर रिकॉल मेथड करोगे। सोसाइटल इन्वायरमेंटल असेसमेंट, सोसाइटल इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। कि ये देख लो यार सोसाइटी क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है, कुछ ऐसा उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन ठीक है। अभी ग्रोथ चार्ट से भी असेसमेंट करना है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोमेट्रिक करनी आनी चाहिए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करने होंगे। लाइफ फाइंडिंग्स में क्या है, सीरम एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, प्री एल्ब्यूमिन, A-to-G रेशियो तुमने निकालना है, ठीक है। कम ज़्यादा जो भी आता है, सीरम एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, प्री एल्ब्यूमिन, A-to-G रेशियो, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, एक डोमिसिलरी मैनेजमेंट होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या करते हो, इसका एम क्या होता है, टू सप्लाई व्हाट हैज़ बीन लैकिंग इन डाइट, ठीक है ना। तो वही सप्लाई कर दो, आई मीन जो डाइट में कम है वही सप्लाई कर दो तो ठीक रहेगा बंदे को। टू सप्लाई व्हाट हैज़ बीन लैकिंग इन डाइट, जो डाइट में लैक कर रहे, जैसे क्वाशियोर के केस में प्रोटीन लैक कर रहा है तो उसको प्रोटीन दे दो, मरास्कस के केस में कैलोरीज लैक कर रहे हैं तो कैलोरीज दे दो उसको। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शियस एंड अदर डिजीज, ठीक है ना। इसमें हम लोग प्रिवेंट करते और ट्रीट करते हैं इन्फेक्शियस एंड अदर डिजीज़ को, ताकि वो कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं करा रहा है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि मतलब मान लो कि कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में उसके कार्ड से नहीं हो रहा है। टू टीच पेरेंट्स हाउ टू प्रिवेंट रिलैप्स, पेरेंट्स को बताओगे कैसे रिलैप्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ पे, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डोमिसिलरी मैनेजमेंट के बारे में। डोमिसिलरी मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट एट होम, कि होम में कैसे मैनेजमेंट करोगे कि हाँ कि घर पे तुम्हें कैसे मैनेजमेंट करना है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, राइट। मैनेजमेंट एट होम, पेरेंट्स आर एजुकेटेड अबाउट द डायरेक्टरी मैनेजमेंट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करो कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करो, डिमॉन्स्ट्रेशन करो, दिखाओ उनको कि कैसे बच्चे को देना चाहिए, टॉप फीड्स मीटिंग कब करानी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग करो, डिमॉन्स्ट्रेशन करो।
ठीक है, लेस एक्सपेंसिव लोकली अवेलेबल फूड के बारे में बताओ कि हाँ भाई, अब उनको कहो कि कैश्यू खिलाइए, काजू खिलाइए, बादाम खिलाइए, तो वो सब नहीं कर पाएंगे ना। ऑब्वियसली अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा का पर्सन है तो उसको काजू वाजू के बारे में नहीं बात कर सकते। तुम्हें क्या बात करनी होगी, जो उनके अफोर्डेबल हो, जैसे अखरोट, ठीक है ना, वो सब कह सकते हो कि ठीक है आपको ये नहीं हो रहा है, पीनट्स आप पे आप स्विच कर जाओ, ठीक है, कैल्शियम गिरेगा, आप दूध के ऊपर स्विच कर जाओ, लोकल फूड के ऊपर स्विच करो, लोकल मतलब कि लेस एक्सपेंसिव फूड के ऊपर जाओ। कम्युनिटी सपोर्ट अप्रोच, तो कम्युनिटी सपोर्ट अप्रोच पे भी जाना चाहिए। हाँ, हमारी कम्युनिटी जो है सपोर्ट करें उनको, कि कम्युनिटी का सपोर्ट मिलके हम लोग करें। होम विजिट्स ANC द्वारा होम विजिट्स हो वहाँ पे, मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर, ANM वर्कर जो होते जाके विजिट करें कि हाँ बच्चे का न्यूट्रिशन सही है नहीं है, मेडिकल फॉलोअप करना आना है बच्चे को, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट एट होम में, कि पेरेंट्स एजुकेटेड करेंगे, डाइटरी वैल्यू के हिसाब से न्यूट्रिशनल उसका काउंसलिंग करेंगे, लेस एक्सपेंसिव फूड बताएंगे, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम कराएंगे, मेडिकल फॉलोअप कराएंगे और होम विजिट देंगे। मैनेजमेंट है तो हॉस्पिटल नीड्स इन एडवांस केसेज में मैनेजमेंट करना पड़ेगा हॉस्पिटल पे। तो माइल्ड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में क्या करेंगे, इन्फेक्शन को पहले तो रूल आउट करेंगे कि हाँ इन्फेक्शन तो नहीं है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन काउंसलिंग टू पेरेंट्स, न्यूट्रिशन काउंसलिंग देंगे। ऑब्वियसली रिप्लेस न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेस्ट फीड टिल 2 years ऑफ एज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग एट 4 to 5 months। 4 से 5 महीने पे वीनिंग स्टार्ट कराएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे टॉप फीड्स के लिए, सप्लीमेंट्री फीड्स के लिए, और रिप्लेस करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेस्ट फीड टिल 2 years ऑफ एज, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करा दो और प्रिवेंट्स काउंसलिंग एंड एजुकेशन, तो पेरेंट्स का काउंसलिंग और एजुकेशन कराओ और इसके बाद इम्यूनाइजेशन कराओ। मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन करेंगे हम लोग एडमिट करने के पहले तो हॉस्पिटल में। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज और प्रॉब्लम्स, अंडरलाइंग कॉज और प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, डाइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। प्रोवाइड री इन्फोर्स मिल्क डाइट प्रोवाइड करेंगे। टीच प्रिपरेशन ऑफ मिल्क डाइट, तो प्रिपरेशन उसको बताएंगे। री इन्फोर्स जो हम लोग री इन्फोर्स कर रहे हैं ना, अभी उसको उसका प्रिपरेशन भी हमें बताना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या प्रिपरेशन है इसका। सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन पहले तो कर देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके लिए वॉच आउट करेंगे। डाइटरी ट्रीटमेंट क्या है, 4 ग्राम पर kg न्यूट्रिशन प्रोटीन देंगे। डाइटरी ट्रीटमेंट में मरासमस के लिए 150 से 200 किलो कैलोरी kg पर डे देंगे, ठीक है ना। क्या करना है, 4 ग्राम पर kg का प्रोटीन देना है और 150 से 200 तक का kcal में कैलोरीज देना है। 4 ग्राम 150 से लेके 200 kcal। क्वाशियोरकर में 100 kcal भी देना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा भी 100 kcal देना है। नेक्स्ट क्या है कि रीइंफोर्स्ड मिल्क और हाई कैलोरी सीरियल मिल्क शुड बी गिवन। रीइंफोर्स्ड मिल्क देना, हाई कैलोरी सीरियल मिल्क भी दे सकते हैं। चिल्ड्रन शुड बी फेड विद मिल्क डाइट एट द रेशियो ऑफ 125 मिलीलीटर kg पर डे। तो शुड बी मिल्क डाइट जो होना चाहिए 125 मिलीलीटर पर kg पर डे होना चाहिए। प्रिवेंट कर दो हाइपोग्लाइसीमिया को इसमें, और NG ट्यूब फीडिंग करो, ग्रेजुअली इंक्रीज फीड करो, शेड्यूल 8 फीड्स पर डे, 8 फीड्स पे डिवाइड कर दो। सप्लीमेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स सप्लीमेंट कर दो और ट्रीट करो इन्फेक्शंस को। तो ये बात रही तुम्हारी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।